हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉ के इस ऑनलाइन लीगल प्लेटफॉर्म पर आज आपके बीच में एक और अधूरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। लेकिन ये कहानी जो है ये हकीकत से बहुत बड़ा वास्ता रखती है और मेरे लिए ये कहानी स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि आज एक नहीं तीन किरदार को मैं आपके सामने बयां करने वाला हूं। एक किरदार जो कि एक पिता के नाते है। मेरा एक 6-7 साल का बच्चा है जो हर रोज सुबह 7 बजे स्कूल जाता है और तकरीबन 2 बजे तक मैं उसके स्कूल से आने का इंतजार करता हूं। एक पिता का एंगल। दूसरा एंगल एक कानून के शिक्षक के रूप में। मेरे पास में एक बेयर एक्ट है जिसका कानून का नाम है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015। अब इस कानून की किताब को जब मैं न्यायिक सेवा के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ या एडवोकेट्स के बीच में इसका डिस्कशन है जो करता हूँ, तब एक अलग भूमिका रहती है। तब वहाँ पे इसकी थ्योरेटिकल पॉइंट्स को हम कहते हैं कि बच्चों के वेलफेयर के लिए जो कानून बनाया गया है वो समय की ज़रूरत है। दूसरा होता और तीसरा ओहदा जिसके बारे में शायद आप और हम सब कुछ इस मामले में डील करते हैं वो है एक सामाजिक व्यक्तित्व का ओहदा। तो आज की कहानी दो पार्ट में आपके बीच में डील करूंगा। एक पिता और एक कानूनी पॉइंट को पहले पार्ट में और साथ ही साथ एक सामाजिक व्यक्तित्व को दूसरे पार्ट में। मैं बात कर रहा हूं गुजरात के अहमदाबाद शहर की और इस शहर के अंदर एक विद्यालय है जिसका नाम है सेवंथ डे एडवेंटिक स्कूल। ये आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं। ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है ना, ये इसी विद्यालय के आगे मेन गेट पे है जो भीड़ इकट्ठी हो रखी है, जहां पे पुलिस का बल भी खड़ा है चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हुए और साथ ही साथ में एक उग्र भीड़ भी है यहाँ पे। अब अगर हम इस खबर को देखें ना तो आपको कई ऐसे वीडियो यूट्यूब पे नजर आएंगे जहां पे लोग इस स्कूल के इस प्रॉपर्टीज के साथ तोड़फोड़ है जो कर रहे हैं, स्कूल के बसों को वगैरह को जो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो शायद हमारा मन कहे कि यार ये लोग हैं या क्या है, मतलब किसी विद्यालय में ऐसी तोड़फोड़ है जो कौन करता है। लेकिन शायद हमें सिक्के का दूसरा पहलू नहीं पता ना, तो इसलिए शायद जो है हम पूरी बात को नहीं समझ पाए। तो चलिए कोशिश करते जानने की कौन जिम्मेदार रहेगा, विद्यालय, पेरेंट्स, बच्चे, पुलिस, प्रशासन या कौन, है ना। उसको अपन समझने की कोशिश है जो यहाँ पे करेंगे। ये कहानी शुरू होती है 19 अगस्त 2025 से, शायद सोमवार का दिन था। सुबह विद्यालय जाते हैं दो भाई। दोनों भाई जो हैं वो दो सगे भाइयों के बेटे हैं। छोटे वाले भाई का बेटा जिसका नाम है नयन संतानी, वो है 10वीं क्लास में पढ़ने वाला, और बड़े भाई का बेटा जो 8वीं क्लास के अंदर पढ़ता है। नयन संतानी नाम इसलिए डिस्क्लोज कर पा रहा हूं क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है। अन्यथा कानून जो है, बंदिशें ये कहती हैं कि कभी भी किसी भी बाल पीड़ित का या बाल अभियुक्त का पहचान जो है आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वरना वो धारा 74 के तहत एक अपराध की श्रेणी में आने वाला कृत्य बन जाता है। तो नयन संतानी जिसका जो अब दुनिया में नहीं रहा है वो 10वीं क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट था, और वहीं पर उसका जो एक चचेरा भाई मतलब उसके ताऊजी का लड़का जो कि 8वीं क्लास के अंदर है जो पढ़ता था। तो उसका छोटा भाई जो है वो नयन को कहता है कि भैया मेरे को मेरी क्लास के अंदर कुछ बच्चे हैं जो परेशान करते हैं, अनावश्यक रूप से मुझे पढ़ाई वगैरह नहीं करने देते हैं। ये बात उसने कही। तो एक बड़े भाई का क्या ड्यूटी बनता है, बड़ा भाई जाता है उनको समझाने की कोशिश है जो करता है, किसको, जो उसी के छोटे भाई की क्लास के जो दूसरे बच्चे हैं उनको। अब यहां पर ये इंसिडेंट आगे किस तरीके से बढ़ता है, मैं आपको इसका एक नकारात्मक पहलू भी दिखाना चाहता हूं। अभी वर्तमान में ये घटना जो है ना वो एक धार्मिक त्रिभुज के अंदर परिवर्तित हो चुकी है। मतलब ये कि एक तरफ जिस बच्चे के साथ में गलत हुआ वो एक हिंदू सिंधु कम्युनिटी का बच्चा है, सिंधी कम्युनिटी का बच्चा है नयन संतानी। वहीं दूसरी तरफ जिस बच्चे के ऊपर आरोप है जो लगे हैं वो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता है। और वहीं तीसरी तरफ जिस विद्यालय में यह घटनाक्रम हुआ वो विद्यालय एक क्रिश्चियन विद्यालय, वहां के प्रिंसिपल एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के मेंबर। तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इस तरीके का धार्मिक त्रिभुज जो है वो वहां के लोगों के मानसिक पटल पे क्या हो रखा है, सेट है जो हो रखा है। अब क्या होता है इस घटना के अंदर, आगे सुनिए। मैंने पहले ही कहा है कि ये एक नकारात्मक पहलू है ना, क्योंकि कभी भी किसी भी घटना को धार्मिक त्रिभुज के एंगल से कनेक्ट करना शायद मानव प्रजाति के एंगल से देखा जाए तो नुकसानदायक रहता है।
अब हुआ ये कि बड़े भाई नयन को कहा गया कि भाई मेरी क्लास के बच्चे मुझे इस तरीके से परेशान वरेशान करते हैं, और इससे पहले भी उनकी और उस दूसरे बच्चों के साथ में नोक-झोंक है जो हो रखी थी। अब हुआ ये कि विद्यालय की छुट्टी का समय होता है, सारे बच्चे हैं अचानक स्कूल से बाहर निकलते हैं, और वहीं पर स्कूल के गेट की कुछ ही दूरी पर नयन जब उसके छोटे भाई के जो क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको समझाने की कोशिश करता है, तो वहां पे 4-5 बच्चे आके इस तरीके से उसको घेर लेते हैं। खैर ये स्कूल के बच्चों में कॉमन सी बात है, कई बार गुटबाजी होती है, लड़ते झगड़ते हैं। तो यहाँ तक वो क्या करते हैं, इस तरीके से उनके बीच में वर्बल हॉट टॉक है जो हो जाती है। और वहाँ पे नयन शायद उनको ऐसा कहता है कि भाई क्या कर लेगा तू, है ना, कुछ बातचीत ऐसी हो जाती है। तो उनमें से एक बच्चा जो है वो क्या करता है, वो अपने बैग से, अपने पॉकेट से वो एक चाकू लेके आ रखा होता है, नाइफ, और उस शार्प इंस्ट्रूमेंट से वो क्या कर देता है, नयन के चेस्ट पर, नयन के स्टमक पे 2-3 बार हमले कर देता है, चाकू मार देता है। अब ये चीज सोचने में बड़ी अजीबोगरीब और बड़ी ही माइंड को डिस्ट्रक्टिव करने वाली महसूस होगी कि स्कूल के गेट पे स्कूल की यूनिफॉर्म के अंदर कुछ बच्चे खड़े हैं, एक बच्चे के हाथ में चाकू है और उसने दूसरे बच्चे को इस तरीके से स्टैब कर दिया। एक अंग्रेजी का वर्ड है स्टैब्ड, यानी कि चाकू मारना। चाकू मारने से सामान्यतः किसी व्यक्ति की मौत नहीं होती है, लेकिन चाकू मारने के बाद अगर शरीर से ब्लड निरंतर बहता रहता है तो एक्सेस ब्लीडिंग के कारण मौत हो सकती है। जब ये घटना हुई तो फिर वो चाकू मारने वाला बच्चा वहां से भाग गया। जिस बच्चे को चाकू लगा, यानी कि नयन संतानी, वो हिम्मत करके भागते दौड़ते स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर आने का कोशिश करता है। वहां पे वॉचमैन थे, वॉचमैन ने उनको देखा, और तथाकथित रूप से ऐसा कहा जा रहा है कि वॉचमैन ने प्रिंसिपल को ऐसी बात बताई कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हो गया। ये तथाकथित है, इसके बारे में पुख्ता प्रमाण तो है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में ही आ पाएंगे। तो उन्होंने जाके प्रिंसिपल को बताया होगा वगैरह। बट वॉचमैन ने वहां पर उस समय उस बच्चे को क्या करना चाहिए था, फर्स्ट एड फैसिलिटी जिसके माध्यम से क्या हो सके, उसके ब्लड को रोका जा सके, ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरा, उस बच्चे को तुरंत उन्हें नजदीक के हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। नजदीक के हॉस्पिटल का नाम है सरदार पटेल हॉस्पिटल, तो वहां पर भी उसको वो नहीं लेके गए। और ऐसा कहा जा रहा है कि 25 से 30 मिनट, जो कि आप समझ लीजिए गोल्डन आवर्स थे उस बच्चे की जिंदगी के, उस 25 से 30 मिनट तक उसके वो बच्चा इस तरीके से खुद को पकड़ के बैठा रहा, मतलब अपने ब्लड को रोकने का प्रयास करता रहा। लेकिन ब्लड को ऐसे पकड़ने से रुकता थोड़े ना है। तो उसके शरीर से जो मेडिकल रिपोर्ट कहती है वो ये है कि उसके शरीर से 2.5 लीटर खून बह चुका था। मानव शरीर के अंदर 1-1 लीटर खून की कीमत बहुत बड़ी है जो होती है। जब अपन इस तरीके से ब्लड डोनेशन करने जाते हैं ना, तो भी वहाँ पर एक मैक्सिमम क्राइटेरिया है, उससे बियॉन्ड ब्लड भी डोनेट नहीं किया जाता, क्योंकि इन्हें पता है कि ज़्यादा ब्लड डोनेट करने से शरीर पे विपरीत प्रभाव पड़ेंगे। तो उस बच्चे के शरीर से क्या हो गए, बच्चे की उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं, उस बच्चे की उम्र थी 16 साल। 15 से 16 साल का बच्चा था वो, नयन संतानी। 18 साल भी उसके पूरे नहीं थे, 10वीं क्लास का स्टूडेंट था। तो जब 2.5 लीटर उसके खून से, उसके शरीर से खून बह गया, तो पता है इसका प्रभाव क्या होता है, शरीर के जो मुख्य अंग होते हैं जहां पे ब्लड की सप्लाई होनी जरूरी होती है, उन महत्वपूर्ण अंगों तक खून की सप्लाई रुक गई। एक्सेस ब्लीडिंग, क्योंकि खून तो बीच में से ही कट के निकल गया ना, बाहर गिरने लग गया। स्कूल के उस गेट के आसपास जो है ना, खून के धब्बे वगैरह है सारे लग गए थे, ब्लड स्टेन्स जो है वहां पे पूरे लगे हुए थे, खून गिरा हुआ था। फिर जो है, ऐसा कहा जाता है कि स्कूल वालों की तरफ से नहीं, स्कूल के स्टाफ की तरफ से नहीं, कोई अदर पर्सन, थर्ड पर्सन जो है, शायद उसका कोई जान पहचान का व्यक्ति जो भी है, वो आता है और फिर उस बच्चे को टैक्सी में, रिक्शा करके सरदार पटेल हॉस्पिटल लेके जाता है। वहां पे 3 घंटे तक उस बच्चे का इमरजेंसी ऑपरेशन चलता है। तकरीबन उस समय जब डॉक्टर की टीम ने उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, तो पता चला कि उसके बाहरी अंग पे 1.5 सेमी का जो है चाकू का इस तरीके से घाव अंदर है, जो पूरा एंटर हो चुका है बॉडी के अंदर। और उसके एब्डोमिनल जो फैक्ट्री होते, आर्टरी होती है, वहाँ से ब्लड की सप्लाई डिस्कनेक्ट हो रखी है, और जिसके कारण 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद में उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि शरीर में खून का प्रवाह रुकने के बाद शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। ये बात बताते समय है ना, मेरी भी अंदर की रूह जो है इस बात की गवाही नहीं दे रही कि इसने इस तरह के फैक्ट आप लोगों के सामने रखे जाए। लेकिन सत्य को जाने बिना कई बार है ना, हम कुछ परिवर्तन के बारे में सोच नहीं सकते।
तो ये सारी चीज़ हुई, ब्लड सप्लाई जो थी वाइटल ऑर्गन्स को वो एक तरीके से बंद हो गई और मामला यहाँ पर एक तरीके से गड़बड़ा गया। बट यहाँ तक भी हम स्कूल को शायद जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन आगे के वाले जो आप फैक्ट जानेंगे ना, उसके आधार पे आप भी कहेंगे कि अहमदाबाद की सिटी क्राइम ब्रांच ने जो स्कूल प्रशासन के खिलाफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस का कंप्लेन दर्ज किया वो सही था। क्या था उस केस के अंदर, अब मैं आपको वन बाय वन बाकी के फैक्ट है जो बताता हूं। स्कूल की क्या गलती थी, उससे पहले जरा उस बच्चे के बारे में बात करते हैं जिसने इस तरीके से चाकू उस नयन संतानी को मारे। एक चैट जो है वो बड़ी वायरल हो रही है। इस चैट के अंदर स्पेसिफिकली ये जो एक्यूज पर्सन है वो क्या कर रहा है, एक्यूज पर्सन अपने किसी दोस्त के साथ में चैट है जो कर रहा है और उसमें उसने बताया, उसमें उसने कुछ ऐसा कन्फेशन किया। कानून का एक शब्द है कन्फेशन। कन्फेशन का मतलब होता है कि आप कहीं के अपने अपराधों को स्वीकार करते हो। तो जब कभी भी आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बाहर यानी कि कोर्ट के बाहर कोई भी कन्फेशन करते हो किसी भी तरीके से, तो उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहा जाता है। तो यहां पर यही हुआ। तो इसमें उसने कई बात कही कि ओए हाँ मैं बोल रहा हूं भाई, तूने कुछ किया है कि आज, भाई तूने कुछ किया है कि आज। हाँ, तो बोलता है हाँ मैंने किया है। भाई तूने किसी को चाकू मारा था, तो बोलता है तेरे को किसने बोला, कॉल करो, 1 मिनट कॉल पे बात करते हैं। वो बोलता है नहीं नहीं कॉल है जो नहीं करेंगे, है ना। ये बात वहां पे चलती है। फिर उसके अलावा देखो, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार कन्फेशन का एक क्या होता है, लीगल एंगल है जो होता है, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने कई सारी बातें हैं जो आ रही है, जहां पर वो कह रहा है कि वो कुछ कह रहा था, नहीं नहीं मैं गाड़ी चला रहा था, मुझे दिखा तो मैंने बोला कि किसका है, तो इसलिए मैं सबसे पहले तेरे को कॉल किया। यहाँ पे उसका नाम था जो मैंने जानबूझ के ब्लर है जो कर रखा है, वो जानता है, अभी बोल दे, इस तरह से करके उनकी बातचीत है जो चल रही है। फिर साथ साथ में ये भी कह रहा है कि अभी बड़ा भाई है साथ में, उसको नहीं खबर, बताया किसी ने, ठीक है, तो वो मर गया शायद से, मेरे को तेरा नाम पहले आया दिमाग में इसलिए मैंने तेरे को फोन है जो, तेरे को मैसेज है जो किया। अरे तो ऐसा होता है तो उसको मार थोड़ा देना चाहिए था वगैरह वगैरह। वो कह रहा है छोड़ दे यार, अब हो गया जो हो गया, ध्यान रखना थोड़े टाइम अंडरग्राउंड रहो। बच्चा दूसरे बच्चे से बात कर रहा है, थोड़े टाइम अंडरग्राउंड रहो, चैट्स डिलीट कर दो, ये वाली वगैरह वगैरह। ऐसी कई सारी बातें हैं जो सामने आती हैं। ये यहां पर अगर ये चैट वास्तविकता है, क्योंकि देखो ये चैट क्या हो रही, सोशल मीडिया पे वायरल है जो हो रही है, लेकिन एग्जैक्टली ये वही चैट है, इस बात का दावा पुलिस के अलावा और कोई नहीं कर पाएगा। तो यहां पर ये वाला मामला सामने आया, इस तरीके से लगा कि भाई हाँ इसमें कुछ न कुछ बात सही है। और चूंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था क्या, धार्मिक त्रिभुज, धार्मिक ट्राइंगल है जो यहाँ पे बन रहा है। क्रिश्चियन स्कूल, जो बच्चा जिसकी डेथ हुई है वो है हिंदू, और जिस बच्चे पर आरोप लगे हैं वो बिलोंग करता है मुस्लिम कम्युनिटी। बट कहते हैं ना कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी तो अपराधी है जो होता है, चाहे वो किसी भी धर्म से है जो बिलोंग करे। लेकिन कई जगह पे मानसिकता जो अलग अलग तरह की जाती है। मानसिकता ये भी कहती है कि नहीं भाई, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो इनको तो बचपन से ही ऐसा ऐसा सिखाया जाता है, वैसा वैसा सिखाया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर अपन कोई ओपिनियन फ्रेम नहीं करना चाहेंगे, ना ही हमें कोई करना चाहिए। बात इतनी सी है कि धार्मिक ट्रायंगल किसी भी अपराध के साथ में लिंक होता हुआ शायद ठीक नहीं है। अब कहानी का आखिरी पड़ाव स्कूल पे आ जाते हैं। अभी तक आपने पीड़ित की बात सुनी, उस व्यक्ति के बारे में सुना जिसने जिस तरह से चाकू वाकू है जो लगाए। स्कूल के केस में स्कूल पे ये आरोप है, पहला आरोप, स्कूल ने इंसिडेंट की रिपोर्ट पुलिस को नहीं दी, नॉन रिपोर्टिंग ऑफ द इंसिडेंट, पहला आरोप। दूसरा, पुलिस ने स्कूल ने क्या किया, जो सीसीटीवी फुटेज थे उनको संरक्षित करके नहीं रखा, उनको प्रिजर्व करके नहीं रखा, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट एविडेंस थी। तो नॉन प्रिजर्विंग द एविडेंस जो कि होने चाहिए थे। आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज तारीख है 23 अगस्त, ये घटना है 19 अगस्त के, सिर्फ 4 दिन हुए हैं। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज कम से कम 1 महीने के लिए रखता है, खासकर अगर आप पब्लिक संस्था चला रहे हो तो वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज का दायरा ज़्यादा होना चाहिए। तो दूसरा आरोप लगा कि सीसीटीवी फुटेज संभाल के नहीं रखे। तीसरा, बच्चे को हॉस्पिटल नहीं लेके गए, नॉट टेकिंग द विक्टिम टू द हॉस्पिटल। आपने उसको ना तो फर्स्ट एड दी और ना ही जो आप उसको हॉस्पिटल लेके गए। और आरोप तो यहां तक लग रहा है कि आपने बच्चे को हॉस्पिटल लेने के बजाय आपने पानी का टैंकर बुलाया और जितने भी ब्लड स्टेन वहां पे स्कूल के गेट पे लगे हुए थे, आपने सारे वो खून के धब्बे हैं जो साफ कराए, जिसको कानूनी भाषा में एविडेंस डिसअपियर करना बोलते हैं। एविडेंस डिसअपियर करना, जब भी कोई इस तरह घटना हो जाए, कहीं पे खून के धब्बे गिरे हुए हैं, आप डायरेक्टली नहीं मिटा सकते उनको, है ना। वहाँ पे पुलिस आएगी, जरूरत पड़ने पर फॉरेंसिक आएगी, वो जांच वाच करेगी अपने आप, उसके बाद में उसको जो क्लियरेंस करने की बात होती है, उससे पहले अगर किया जाता है तो वो साक्ष्यों को इस तरीके से मिटाने का अपराध है जो कहा जाता है। तो ये सारी बात हुई। और
बाकायदा यहाँ पे क्या हुआ, जब स्कूल के खिलाफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला बना तो जानकारी में ये भी है कि जो प्रिंसिपल है वो आज की तारीख में एब्सकॉन्डिंग है, वो फरार है ना। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से आ रही है, चैट का कन्फेशन वगैरह, एवरीथिंग इज देयर। ये थी कहानी जो कि अधूरी है, क्योंकि अभी इसके अंदर बहुत कुछ होना है। जहाँ पर आप लड़के के पेरेंट्स की, जिसकी जिसकी डेथ हुई है, उसके अगर पेरेंट्स की बात करें, उसके दादा दादी की बात करें, तो कई सारी चीज़ें वहाँ पर आ रही है। अब जैसे आई एम गिविंग ड्यू क्रेडिट टू द न्यूज़ नेशन, तो यहाँ पे उनका एक क्लिप इस तरह आ रहा है कि दादी जो है, मेरा गुलाब का फूल था, मेरे को पता नहीं जाएगा तो दूसरा दिन उसकी अर्सी घर में आएगी। मतलब दादी यहाँ पे कह रही है कि मुझे नहीं पता था कि स्कूल जाएगा तो इस तरीके से जो है उसकी अर्थी है जो घर पे आएगी वगैरह वगैरह। देखो, इंसान एक भावुक इंसान, एक इमोशनल इंसान, रिश्तों से जुड़ा हुआ एक प्राणी है, और जब भी किसी रिश्तों की हत्या होती है तो ऑब्वियसली बात उसका मन नहीं दुखता है। अब यहाँ पर ये तो था कहानी का एक एपिसोड जहाँ पे इतनी सारी बातचीत है जो चली। अब मैं आपको वापस लेके आता हूँ कहानी के दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट हमारी सामाजिक मूल्य, हमारे नैतिक मूल्यों पर बेस्ड है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि जो बच्चे हैं उनके माइंड के अंदर इतनी विकराल मानसिकता है जो चली जाती है कि वो चाकू मारने तक चीज को परहेज है जो नहीं कर पाते। शायद इसके लिए किसी धर्म को दोष देना ठीक नहीं रहेगा, बजाय कि वहां पे दोष दिया जाए किसको, उस बच्चे के अंदर ऐसे विचार उत्पन्न करने वाले लोगों को। चाहे इसमें परिवार जिम्मेदार है तो परिवार भी गुनहगार होना चाहिए, चाहे इसमें अगर हमारा कम्युनिटी जिम्मेदार है तो कम्युनिटी भी गुनहगार है जो होना चाहिए, और चाहे इसके अंदर स्कूल जिम्मेदार है तो स्कूल भी गुनहगार है जो होना चाहिए। क्योंकि जो कानून बनाया, देखो कानून को है ना, दोष देना भी सब कुछ ठीक नहीं है। अब इस बच्चे को जो है 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, इसको इस तरीके से मान लीजिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। चूंकि इसकी उम्र 16 साल से कम बताई जा रही है तो स्वाभाविक है इसको एडल्ट की तरह, मेल की एडल्ट वयस्क की तरह ट्रीट है जो नहीं किया जाएगा, और 3 साल का अधिकतम जो है, जो एक सुधार का प्रोबेशन होता है, वो कंप्लीट करने के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। तो देखा जाए तो ये कानून गलत है, क्योंकि हमें बार बार याद आता है निर्भया कांड। निर्भया कांड के अंदर उस लड़की का रेप करने वाले जितने भी लोग थे, उनमें से सबसे मतलब राक्षसी प्रवृत्ति से जिस व्यक्ति ने उसके साथ में दरिंदगी की थी, वो भी एक क्या था, नाबालिग है जो था। तो समय के साथ साथ जो नाबालिग की जो अपने आप में माइंडसेट है वो बदल चुका है। एक जमाना था जब 20-21 साल से पहले किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के बारे में पता भी नहीं होता था, बट आज मोबाइल के ज़माने के अंदर आप 10 साल के बच्चे से, माफ़ी चाहता हूँ मेरे शब्दों के लिए, लेकिन अगर आप एक 10-11 साल के बच्चों से पूछोगे कि भाई ये सेक्सुअल एक्टिविटी क्या होती है, किस तरीके से क्या होता है, तो वो इस तरीके से बता देगा जैसे कि कोई 18-20 साल, 21 साल, 22 साल का व्यक्ति है जो बता रहा है। चमत्कार किसका है? मोबाइल्स का। चमत्कार किसका? आने वाली इस आधुनिक क्रांति का जो आ चुकी है इनफैक्ट। तो कई सारी बातें। दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ पेरेंट्स को भी दोष नहीं दिया जा सकता। बच्चा दिन भर के अंदर जो है अलग अलग माहौल के अंदर रहता है। जो व्यक्ति कह रहा है कि भाई माता पिता की गलती होती है, देखो आज के समय में बच्चों का परवरिश का तरीका अलग जो हो चुका है ना। आप ये कह सकते हैं कि गर्भावस्था के दौरान जो माताएं हैं वो किस तरीके से मतलब जो है फ़ोन चलाने में एंगेज अगर रहती हैं, या मान लीजिए अपने जब जब अभिमन्यु महाभारत काल के अंदर अर्जुन से उस समय सीख रहा था जब वो गर्भ में था, तो इसका मतलब गर्भ अवस्था में इंसान सीखता तो है ही ना। तो उस समय अगर मान लीजिए वो पेरेंट्स आपस में झगड़ रहे हो किसी बात को लेकर, उसका प्रभाव भी उसके ऊपर है जो पड़ेगा। कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जिम्मेदार, नैतिक मूल्यों का। ये हत्या किसी बच्चे की नहीं, शायद ये हत्या सामाजिक नैतिकता की हत्या है जो कही जा सकती है। इस बारे में अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, और हर इंसान को अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार है। कभी भी कोई भी बात किसी और के ऊपर थोपी नहीं जा सकती, ना ऐसा अधिकार मुझे हो सकता है, ना ऐसा अधिकार किसी और को हो सकता है। लेकिन ये कहानी जो कि एक हकीकत है गुजरात के अहमदाबाद शहर की, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर बयां कर रही है। हमें अपने बच्चों के लिए साथ में खड़े रहना चाहिए, बच्चों से बात करना चाहिए। जब भी वो स्कूल से आते हैं थोड़ा दीजिए यार, किसके लिए पैसा कमा रहे हो, है ना। अगर हम 15-20 मिनट अपने बच्चों को देंगे तो शायद वो अपने मन की बात कह पाएंगे, शायद उनको हम समझा पाएंगे, बेटा ये गलत है ये सही है। जिस परिवार के बच्चे ने ऐसी हरकत की थी, ऐसा उसका परिवार जानबूझ के थोड़ा चाहेगा कि उसको जेल के अंदर है जो डाला जाए। अगर यहाँ पर अपन धर्म के भाव को साइड में रख दें तो बाकी तो सब आखिर है तो हम इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उस नज़रिए से सही और गलत को है जो तोलना चाहिए। बाकी देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो एक वर्ग शब्द है कि कानून जो है वही फाइनली इलाज है जो कर पाएगा इन चीज़ों का। अब यहाँ पर क्या उम्र घटानी चाहिए या नहीं घटानी चाहिए इस जुवेनाइल जस्टिस के कानून के अंदर, ये भी देखना यहाँ पर रहेगा। तो इस कहानी से बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं
कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो एक जुवेनाइल, साथ ही साथ में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, साथ ही साथ में स्कूल प्रशासन और साथ ही साथ के अंदर नेग्लिजेंस का दायरा निभाने वाले वो सभी व्यक्ति क्या हो जाते हैं, जिम्मेदारी के दायरे के अंदर है जो यहाँ पे आ जाते हैं। थैंक यू सो मच। इस कहानी को आप लोगों ने इतनी आत्मीयता के साथ में सुना। बस इतना कहना चाहता हूँ कि आने वाली जो जनरेशन है वो किसी और की नहीं, वो हम सब की जिम्मेदारी है। तो मिलके हम इस जनरेशन के प्रति कुछ पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करें, ऐसा प्रयास हमें अपने स्तर पे करना चाहिए। मेरी बातों में अगर किसी तरीके से आपको किसी भी अवमानना का एहसास हुआ हो तो मैं करबद्ध रूप से इसके लिए क्षमा चाहूँगा। बस इस कहानी को तथ्यात्मक रूप से आपके सामने पेश करने का छोटा सा प्रयास था। जय हिंद, जय भारत।